Today we are going to start our chapter number 5 medical legal autopsy. Autopsy सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो हमारे पास autopsy की क्या डेफिनेशन है, इसको हम लोग नेक्रोप्सी भी बोलते हैं, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। So medical legal autopsy or postmortem examination is a special type of scientific examination of a dead body carried out under the laws of state, mainly for the protection of its citizen and to assist the identification and prosecution of guilty in cases of unnatural death. So ये सारी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या मतलब है कि हमारे पास स्पेसिफिक टाइप की साइंटिफिक एग्जामिनेशन है किसकी, डेड बॉडी की। तो मेडिकल लीगल ऑटोप्सी इज ऑफ डेड बॉडी कैरिड आउट अंडर द लॉज ऑफ स्टेट। दिस एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मिस नहीं करना। लॉ के बगैर हम ऑटोप्सी नहीं कर सकते, तो हमें इसके लिए अथॉराइजेशन ज़रूर चाहिए होती है। इसका मकसद क्या होता है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सिटीजन, किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि अगर हमारे पास कोई डेड बॉडी आ गई है तो वो किस बंदे की डेड बॉडी है। समटाइम्स वी डोंट नो, इवन समटाइम्स हमें जो डेड बॉडी लेकर आएगा वो हमें उसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन बताएगा कि ये फलाना बंदा ही है, मे बी उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बता दे, but maybe those are not correct, so we have to verify the identification as well and prosecution of the guilty। और इन केस ऑफ अननेचुरल डेथ इसका कॉज कौन है, किसने किया है, वो फाइंड आउट करना। As such, it requires state permission as we and must meet with the certain essential requirements। ठीक है, अब हमारे पास अगली हेडिंग आ गई, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास मेडिकल लीगल ऑटोप्सी की क्या है? सबसे पहले आइडेंटिटी ऑफ पर्सन बताना, फिर कॉज ऑफ डेथ क्या है। कॉज ऑफ डेथ में अब हम लोग स्टेप वाइज जाएंगे। सबसे पहले कॉज ऑफ डेथ नेचुरल है या अननेचुरल है। तो हम लोग मेडिकल लीगल ऑटोप्सी में अननेचुरल जो डेथ्स होती है उन्हीं को देखते हैं। अब अगर हमें पता चल गया कि अननेचुरल डेथ है तो फिर उसमें सुसाइड था, होमिसाइड था या एक्सीडेंट था। अब देखो, एक्सीडेंट हो गया या सुसाइड हो गया, तो ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मेडिकल लीगल ऑटोप्सी में, वो आता है होमिसाइड। ठीक है, तो इन ऑल द केसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज होमिसाइड। क्यों? होमिसाइड में फिर किसी और ने जस्टिस प्रोवाइड करनी होती है ना, हम लोग को एक्सीडेंट में भी जस्टिस प्रोवाइड करनी होती है, लेकिन होमिसाइड पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सुसाइड में तो अब बंदा मर गया, उसने खुद सुसाइड कमिट किया, फिर हम क्यों किया वो हम लोग सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, लेकिन homicide is the most important in this case to collect and document trace evidence भी हम लोगों को फाइंड करना होता है। एंड अगर हमें कोई मिल जाए और उसको डॉक्यूमेंट करना, बिकॉज ट्रेस एविडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर टू आइडेंटिफाई द वेपन, पर्सन और पॉइजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ और fatal wounding made to determine the violational activity possible after सच ट्रॉमा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ऑटोप्सी का मकसद है वो करना, आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन। मेरे पास डेड बॉडी आ गई, मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। फिर कॉज ऑफ डेथ बताना है, कॉज ऑफ डेथ में नेचुरल है या अननेचुरल है। अगर अननेचुरल है तो होमिसाइड है, सुसाइड है या एक्सीडेंट है। अगर होमिसाइड है तो फिर हम लोगों को क्या तरीका है उसमें कॉज ऑफ डेथ फाइंड आउट करना, और फिर ट्रेस एविडेंस उनको कलेक्ट करना, फिर वेपन्स वगैरह जो यूज़ हुए उनको आइडेंटिफाई करना। अब आगे हम आ जाते हैं टू अप्रॉक्सीमेट टाइम सिंस डेथ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डेथ हुई कितनी है, किस टाइम पे है। इसके बाद न्यूली बॉर्न इन्फेंट्स में हम लोग को सबसे पहले क्या बताना है कि सबसे पहले अगर मेरे पास न्यूली बॉर्न इन्फेंट का तो डेड बॉडी आ गई है, तो वो लाइव बर्थ थी या फिर उसकी डेथ हो जो है वो बर्थ से पहले हो चुकी थी। ठीक है? तो ये मुझे पता होना चाहिए। इन केस ऑफ म्यूटिलेटेड, अगर मेरे पास कोई म्यूटिलेटेड, फ्रैगमेंटेड या स्केलेटल रिमेन्स आ गए हैं, ठीक है? तो फिर बताना है कि ये ह्यूमन्स के हैं या नहीं, क्योंकि कभी अगर मेरे पास स्केलेटल रिमेन आ गए, कोई बोन्स मिल गई, तो मुझे नहीं पता कि वो ह्यूमन की है या नहीं। अगर ह्यूमन की है, तो प्रोबेबल कॉज़ ऑफ डेथ क्या है उसका, और फिर उसमें भी टाइम से डेथ बताना। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ अगर ऑब्जेक्टिव्स में पूछ ले और उसको मिस नहीं करना, वो ये है कि रिस्टोरेशन ऑफ द बॉडी। ये नहीं है कि मेडिकल लीगल ऑटोप्सी कर ली और अब बस बॉडी जो है वो छोड़ दो, नहीं। उसके बाद हम लोगों ने बॉडी को रिस्टोर करना है कॉस्मेटिक अपीयरेंस के लिए। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मेडिकल लीगल ऑटोप्सी क्या है। मेडिकल लीगल ऑटोप्सी के लिए रिक्वायरमेंट के लिए हमने सबसे पहले तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वो करेगा, ये नहीं है कि हर कोई कर लेना, और उसका फॉरेंसिक पैथोलॉजी में स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई हो। ठीक है,
अगर ट्रेनिंग नहीं है तो फिर वो नहीं कर सकता। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और उसकी ट्रेनिंग हुई हो। एग्ज़ामिनेशन जो है वो हमारे पास मेटिकुलस एंड कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें देखो जितनी भी पॉज़िटिव फाइंडिंग्स आपको मिल रही हैं, आपके पास एक डेड बॉडी आ गई है तो आपने उसमें जो पॉज़िटिव फाइंडिंग्स है वो तो रिकॉर्ड करनी ही है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ कि नेगेटिव वन्स भी इंक्लूड करनी है। कि मतलब अगर मेरे पास लाइगेचर मार्क नहीं है, लेट्स से दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इन मेडिको लीगल ऑटोप्सी, सो वी हैव टू मेंशन दैट नो लाइगेचर मार्क वाज़ सीन। क्योंकि अगर मैंने नहीं लिखा कि लाइगेचर मार्क था या नहीं था, अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, तो आप कोर्ट में जाकर ये कोट नहीं कर सकते कि देयर वाज़ नो लाइगेचर मार्क इफ यू हैवंट रिटन इट ऑन द मेडिकल लीगल ऑटोप्सी रिपोर्ट में नहीं लिखा आपने, ठीक है? तो फिर आप वो क्लेम नहीं कर सकते कि ये था या नहीं, फिर आप उसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते। सो रिकॉर्ड में रखने के लिए आपको जो मेजर नेगेटिव वंस जो हैं उनको भी रिकॉर्ड करना होता है। पॉजिटिव तो सारी लिखनी है, मेजर नेगेटिव वंस भी लिखनी है। ऑल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रिजर्व इन रिटन रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग, ठीक है, फोटोग्राफ्स, रेडियोग्राफ्स, स्केचेस, बॉडी डायग्राम्स, मेजरमेंट्स, वेट्स, ये सब कुछ प्रॉपर्ली रिकॉर्ड होना चाहिए। ट्रेस एविडेंट है, एविडेंस आपको मिल गया तो उसको भी प्रॉपर्ली आपको डॉक्यूमेंट करना है, प्रिजर्व करना है। तो यहाँ तक अभी हमने क्या पढ़ लिया, एसेंशियल रिक्वायरमेंट में ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए। एग्जामिनेशन जो है हमने प्रॉपर पॉजिटिव फाइंडिंग्स तो लिखनी है, इंपॉर्टेंट नेगेटिव वंस भी लिखनी है। इन्फॉर्मेशन शुड बी वेल रिकॉर्डेड और ट्रेस एविडेंस अगर हमें मिल गया तो उसको भी वेल रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब और दूसरा फिर आखिर में क्या किया जाए, जब डेटा जो भी ले लिया है तो मेडिकल ऑफिसर जो है उसको चाहिए कि एक फैक्चुअल और ऑब्जेक्टिव मेडिकल रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करे और प्रोवाइड करे। ठीक, अब लास्ट पैराग्राफ में इट इज़ नेसेसरी थोज़ 100 को मेडिकल लीगल ऑटोप्सी इज़ फेमिलियर विद द अपीयरेंस ऑफ हेल्दी एंड डिजीज़्ड ऑर्गन्स। ज़ाहिर बात है अगर उसको पता ही नहीं है तो फिर वो किस तरह उस पे कमेंट करेगा, ठीक है? कलर चेंजेस के बारे में उसको पता होना चाहिए, ठीक है? अम, चाहिए उसे पता हो कि ये चीज़ जो भी चेंजेस वो नोट करा है वो पोस्टमार्टम है या एंटी मार्टम है। सो इसीलिए हमने ऊपर बोल दिया कि वो बंदा जो है उसकी ट्रेनिंग हुई हुई होनी चाहिए फोरेंसिक पैथोलॉजी में। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे कि एक मेंशन द प्रिकॉशन दैट यू विल टेक व्हाइल कंडक्टिंग, ठीक है? कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, ठीक है? कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो मेडिको लीगल ऑटोप्सी करते वक़्त आपको ज़रूर मतलब उनको हमें देखना है। सबसे पहले आ गया ऑथराइज़ेशन। ऑथराइज़ेशन फॉर अ मेडिको लीगल ऑटोप्सी इज़ गिवन बाय कॉरोनर, पुलिस और मजिस्ट्रेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कौन देगा? कॉरोनर देगा, पुलिस देगा या मजिस्ट्रेट देगा, ठीक है? अब जब आपके पास डेड बॉडी आ जाती है तो उसके साथ आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक होना चालान और एक होना है इंक्वेस्ट रिपोर्ट, ठीक है? इंक्वेस्ट रिपोर्ट पे ये लोग यहाँ पे पंचनामा भी बोलते हैं, बट इट्स ओके वी से चालान और इंक्वेस्ट रिपोर्ट। अब चालान और इंक्वेस्ट रिपोर्ट में कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है? अ डेड बॉडी चालान इज़ अ रिक्वायर्ड सबमिटेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर। डेड बॉडी चालान देगा कौन? इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर देगा, ठीक है? इसमें अब क्या-क्या लिखा होगा, जब आपको इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर दे देगा, उसमें उसका नाम लिखा होगा, उस बंदे का एज लिखा होगा, सेक्स लिखा होगा, रिलीजन लिखा होगा और उस जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर है, उसको जो सस्पेक्टेड कॉज़ ऑफ डेथ पता है, वो भी उसने लिखा होगा और किस पर्पज़ के लिए वो बॉडी दी जा रही है, वो भी लिखा होगा। ठीक है? तो हमारे पास डेड बॉडी चालान देगा कौन? इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर। इस पे उसका नेम, एज, सेक्स, रिलीजन लिखा होगा और जिस पर्पज़ के लिए वो दी जा रही है, उसके बारे में भी लिखा होगा और सस्पेक्टेड कॉज़ ऑफ डेथ में भी उसमें लिखा होगा। फिर आ जाता है कि अच्छा, फिर ये भी आपको वहाँ पे उसमें ये भी लिखा होगा कि ये डेड बॉडी कहाँ से उसने लाई है, कितने डिस्टेंस से उसको मिली है, ठीक है? इसके अलावा जो बंदे जो है डेड बॉडी के साथ उन लोगों ने लाया उसकी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए, आइडेंटिफ़िकेशन के लिए, वो भी लिखा होगा उसमें, ठीक है? आइडेंटिफ़िकेशन मार्क्स लिखा होगा, टाइम ऑफ डिस्पैच फ्रॉम द विलेज लिखा होगा, डिटेल्स ऑफ द आर्टिकल्स एंड क्लोथिंग अकम्पनिंग द बॉडी। तो ये सा फिर क्या करना है, अब मेडिकल ऑफिसर ने क्या करना है, उसने टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द बॉडी लिखना है और पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन का टाइम लिखना है, ठीक है? तो हमारे पास पहली चीज़ क्या थी, चालान था, चालान हमारे पास लाएगा कौन? इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर। इसमें उस डेड बॉडी का जो है नाम लिखा होगा, एज, सेक्स, रिलीजन वगैरह लिखा होगा, पर्पस किसके लिए हम लोग पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, सस्पेक्टेड कॉज़ ऑफ डेथ जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर को लग रहा है वो लिखा होगा, जो नेम ऑफ पर्सन लिखे होंगे,
जो कि उस बॉडी की प्रोटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन में थे। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखे होंगे, टाइम ऑफ डिस्पैच लिखा होगा, जिस जगह से भी वो लोग बॉडी को लेकर आए हैं वहाँ से किस टाइम ऑफ डिस्पैच क्या था उसका। और जब मेडिकल लीगल ऑफिसर के पास आ जाएगी बॉडी, तो उसने क्या लिखना है कि बॉडी मॉर्चरी में कब आई है और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का टाइम क्या था। अब दूसरी चीज़ क्या लिखी क्या चाहिए ऑथराइजेशन में, हमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट चाहिए जिसको पंचनामा भी बोलते हैं। अब इंक्वेस्ट रिपोर्ट में क्या-क्या लिखा होगा, अवेलेबल हिस्ट्री ऑफ द केस लिखी होगी। चालान में हिस्ट्री नहीं लिखी थी, ठीक है? तो जो उनके पास अवेलेबल हिस्ट्री है वो लिखी होगी। सर्कमस्टेंसेस जिसमें बॉडी हमें जहाँ से बॉडी मिली है वहाँ पे क्या सर्कमस्टेंसेस थी, विटनेसेस के क्या ओपिनियंस हैं और पुलिस के क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग इंजरीज़, मैनर ऑफ देयर कॉज़ेशन एंड कॉज़ ऑफ डेथ, ठीक है? उसमें हमने सिर्फ कॉज़ ऑफ डेथ पढ़ लिया चालान में। अब यहाँ पे इंजरीज़ के ऊपर पुलिस का कमेंट्स और विटनेस के क्या ओपिनियन है, ठीक है? और उनके मुताबिक कॉज़ेशन का मैनर क्या था, कॉज़ ऑफ डेथ क्या थी या कोई इंडिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड फाउल प्ले है तो वो भी लिखा होगा, ठीक है? फिर आता है कि सही है, बस इंक्वेस्ट रिपोर्ट में यही चीज़ है, अवेलेबल हिस्ट्री लिखनी है, सर्कमस्टेंसेस जिसमें बॉडी हमें मिल गई वो उसके बारे में लिखा होगा और पुलिस ऑफिसर और विटनेस के ओपिनियन लिख के इंजरीज़ के बारे में, उसकी मैनर में और कॉज़ ऑफ डेथ में, ठीक है? फिर अब कहता है कि इन केस ऑफ डेथ फ्रॉम इंजरीज होमिसाइडल है, सुसाइडल है या ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो रजिस्टर फ्रॉम द मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम द डिसीज वाज फर्स्ट टेकन फॉर द ट्रीटमेंट। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो अ कॉपी ऑफ एक्सीडेंट रजिस्टर फिल्ड इन द मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम द हॉस्पिटल। अब अगर कोई एक्सीडेंट हो गया ना, इंजरी जो है होमिसाइडल है, ये सुसाइडल है, ये ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो बंदा पहले जब हॉस्पिटल में जाएगा उसको डेड बॉडी को लेके गया फॉर एग्जांपल कोई मेडिकल ऑफिसर में फॉर द मेडिकल ऑफिस में ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि उसके वो जो मेडिकल ऑफिसर है उसको भी बुला लेंगे, उससे जो इन्फॉर्मेशन है उस बंदे के बारे में वो ले लेंगे। ये है कि हमारे पास मतलब इन में से किसी भी केस में कोई केस हुआ है और डेड बॉडी मतलब बंदा शायद ज़िंदा था या इवन टू कंफर्म द डेथ अगर वो उसको मेडिकल ऑफिसर के पास लेकर गए हैं हॉस्पिटल में फॉर द ट्रीटमेंट तो और उसकी पे डेथ हो गई है तो हम लोग को मेडिकल ऑफिसर से भी उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वगैरह लेनी है, ठीक है? अम, ठीक है, फिर आ जाता है इन मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंटल डेथ आइडियली एन ऑटोप्सी इज़ रिक्वायर्ड टू रूल आउट एनी फाउल प्ले, ठीक है? फिर आ जाता है पहला प्रिकॉशन में फर्स्ट वाज ऑथराइजेशन, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट दैट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ज़ाहिर बात है इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें तो आपको चालान में उसने बताई होगी जो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर है और कुछ चीज़ें आपको खुद से फाइंड आउट भी करनी होंगी, ठीक है? तो सबसे पहले बॉडी शुड बी आइडेंटिफाइड बाय पुलिस कांस्टेबल जो लेकर आया है, ये जो रिलेटिव्स वगैरह हैं वो हमें बता देंगे बॉडी के बारे में। सब केसेस में अननोन बॉडीज़ में जो है हम लोग को उसका रेस, रिलीजन, सेक्स, एज, सोशल स्टेटस, हाइट, वेट, डेंटल फार्मूला ये सब चीज़ें जो है वो नोट डाउन करनी होती है, सही है? नाम से लेकर रेस से, रिलीजन से, सेक्स और एज, ठीक है? हाइट, वेट, डेंटल फार्मूला ये सब हो। इसके अलावा कोई इंटरनल पेक्युलरिटीज़ हैं, ठीक है? अच्छा ये चीज़ें तो फिर इंटरनल एग्जामिनेशन में हमें पता चल जाएँगी ना, लेकिन सबसे पहले तो हम लोग उसकी जनरल फिजिकल अपीयरेंस से सब चीज़ें देख लेंगे। अब लास्ट मील वगैरह ये तो आप चाहो स्टमक वगैरह देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। डिसीज़ इन ऑर्गन ये भी हमें तभी पता चलेगा ना, ठीक है? इसके अलावा फ्रैक्चर्स वगैरह में पता चल सकते हैं या एब्सेंस ऑफ अपेंडिक्स भी हमें बाद में पता चलेगा, ठीक? तो ये हमें आइडेंटिफ़ाई करने में हेल्प कर देगा। लेट्स से अगर हमें एक डेड बॉडी है और हम उसको कह रहे हैं कि इसका अपेंडिक्स नहीं है, अपेंडेक्टमी हुई हुई है, तो उसके जो रिलेटिव्स वगैरह में भी वो बता सकते हैं कि मतलब इसकी अपेंडेक्टमी हुई थी या नहीं हुई थी। पास्ट उसकी हिस्ट्री देख लेंगे हम ना, सो इट कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द बॉडी, ठीक है? फिर हम लोग कहते हैं अननोन बॉडीज़ में पुलिस ने क्या अच्छा ये नोन बॉडीज़ में तो ये सब चीज़ें हमने वो रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर ली। अननोन बॉडीज़ में पुलिस जो है वो उसकी फ़ोटो ले लेगा पहले से, ठीक है? बॉडी फॉरवर्ड करने से पहले और ये तो पुलिस का काम है और मेडिकल ऑफिसर का क्या काम है? ये उसने फिंगरप्रिंट्स उसके ले लेने हैं, ठीक है? फिर आ जाता है विजिट टू सीन ऑफ क्राइम। दिस इज़ द थर्ड प्रिकॉशन फॉर द मेडिको लीगल ऑटोप्सी। विजिट टू द सीन ऑफ क्राइम में जो है हमारे पास ये है कि जहाँ पे भी अगर कोई डेथ हुई है, कोई एक्सीडेंट है, कोई होमिसाइड है या कुछ भी, तो बॉडी जब कहीं से आपको लानी है,
तो सबसे पहले जो जो पुलिस वाला है उसको चाहिए कि वो मेडिको लीगल ऑफ़िसर को भी वहाँ पे बुला ले कि वो वहाँ से खुद उससे ले लें। कलेक्ट ब बॉडी को देख ले, सीन ऑफ क्राइम को विज़िट कर ले। जब वो सीन ऑफ क्राइम को विज़िट करेगा तो उसको थोड़ी बहुत वहाँ से कुछ ट्रेस एविडेंस मिल सकते हैं, कुछ एविडेंस वगैरह मिल सकता है दैट कैन हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई द पर्सन एज़ वेल एज़ जो कॉज़ ऑफ डेथ है उसको उसको देखने में भी उसकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन कह रहा है कि अगर वर्क का प्रेशर है या नहीं जा सकता तो फोरेंसिकली ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर जो है वो जा सकता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे सीन ऑफ क्राइम का विज़िट करने का एक इधर वो लिखा है, फ़ायदा लिखा है कि इसका फ़ायदा क्या है कि सीन ऑफ क्राइम जब वो विज़िट कर लेगा, तो क्राइम कैन बी एक्सक्लूडेड इन फ़ेवर ऑफ नेचुरल कॉज़, सुसाइड और एक्सीडेंट, ठीक है? उसको पता चल जाएगा कि ये नेचुरल कॉज़ है और अगर नेचुरल कॉज़ हो तो ज़ाहिर बात है कि ऑटोप्सी करने की ज़रूरत नहीं होती, तो आपका कॉस्ट जो है वो बच जाएगी, ठीक है? सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस। तो सीन ऑफ क्राइम की इम्पोर्टेंस क्या है कि एक तो आपको एविडेंस मिल जाएगा, आपको जो कॉज़ ऑफ डेथ है उसको फाइंड आउट करने में आसानी होगी, ठीक है? और इन केस अगर नेचुरल केस कॉज़ ऑफ डेथ है, तो हमें ऑटोप्सी करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट कैन सेव आवर टाइम, इट कैन सेव मनी एज़ मनी, ठीक है? अम या फिर अगर मेडिकल ऑफिसर नहीं गया, खुद उसने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटिंग ट्रेन इन्वेस्टिगेटर भेजा, तो वो वहाँ से पिक्चर्स वगैरह ले आए, उधर से जो उसको सैंपल्स कोई मिल रहे हैं, ठीक है? उसकी पोजीशन ऑफ द बॉडी व्हेन फाउंड क्या थी, उसका रिलेशनशिप टू द सराउंडिंग ऑब्जेक्ट क्या था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द वेपन्स वगैरह हो गए, ब्लड स्टेन्स हो गए, मार्क ऑफ स्ट्रगल शुड बी नोटेड, ठीक है? कोई पॉइजन मिल गया, कोई भी चीज़ें उसको उधर से मिल गई हैं, तो वो सब कुछ जो है वो कर ले, वो नोट कर ले। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है सीन ऑफ क्राइम विज़िट करने के लिए कि वहाँ पे अब वो ये भी देख ले कि पोस्टमार्टम लिविडिटी वगैरह स्टार्ट हुई या रिगर मोर्टिस स्टार्ट हुआ या नहीं। और क्योंकि समटाइम्स इस तरह होता है जब बॉडी को मूव कर रहे होते हैं आप एक जगह से दूसरी जगह, लाइक मॉर्चरी की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो उस दौरान जो है कुछ एविडेंस मिसप्लेस इधर-उधर हो सकते हैं। आप उसकी हो सकता है बंदे के कपड़े फट जाएँ इधर-उधर से, या कोई स्टेन जो ओरिजिनली एक जगह पे नहीं लगा हुआ था ड्यूरिंग मूवमेंट वो किसी जगह पे लग जाए, या किसी भी तरह की कंटेमिनेशन हो सकती है, ठीक है? और वो कंटेमिनेशन फिर बाद में आपको जो है वो जो एविडेंस वगैरह है उसको मुश्किल बना सकती है ना, बॉडी को आइडेंटिफिकेशन में, कॉज ऑफ डेथ को फाइंड आउट करने में मुश्किल हो सकती है, कोई फ्रैक्चर हो सकता है उस बंदे का। इसके अलावा अब क्या कहते हैं आगे, व्हाइल रिमूविंग द बॉडी फ्रॉम द क्राइम सीन टू मॉर्चरी, द हेड एंड ईच हैंड शुड बी enclosed in proper bag secured by tape, ठीक है? Suspected rape, murder or abortion, the vulva should be recovered by an absorbent pad to prevent the loss of any discharge, ठीक है? तो ये सब चीज़ें सही से करनी होंगी। तो ये फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर अगर होगा तो ही विल बी मोर लाइक वो ज़्यादा सीरियस होगा इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने में, ठीक है? तो उसके फिर कोई फाउल प्ले नहीं हो सकते यहाँ पर, ठीक है? तो आगे ये डिसएडवांटेजेस देखिए मैं सीन ऑफ क्राइम को विजिट ना करने का, कि वो बातें वही बातें जो मैंने शायद पहले कर ली हैं, द रिमूवल ऑफ द बॉडी ऑफ द टू द मॉर्चरी, फ्रेश एब्रेशन में प्रोड्यूस, ठीक है? नए एब्रेशंस हो सकेंगे और उसको वो कहेंगे कि ये किसी ने इसके ऊपर मतलब इसकी डेथ से पहले किए हैं, ठीक है? क्लोथिंग जो है वो डिसअरेंज हो सकती है, ब्लड स्टेन जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो जा सकते हैं। देखो, स्टेन में फॉर्म ऑन द पार्ट्स ऑफ गारमेंट्स ओरिजिनली फ्री फ्रॉम देम, मतलब पहले उस जगह पे, लेट्स से अगर किसी बंदे को लाइक एक जगह पे लगी है और मूव करने वहाँ से उसकी ब्लीडिंग हो रही है और ड्यूरिंग मूवमेंट जो है उसके हाथ वगैरह, बाजू वगैरह उस जगह पे लग गए, तो वहाँ पे भी फिर बाजू में भी आपको स्टेन्स मिलेंगे, ठीक है? फिर रफ हैंडलिंग ऑफ द डेड बॉडी बाय मर्चरी असिस्टेंट may result in fresh tears in the clothes। अब टीयर्स इन क्लोथ्स हमारे पास मेडिको लीगल ऑटोप्सी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्लोथ्स की क्या कंडीशन थी, वो कहाँ से फटा था, क्या था, उसको मार्क करना होता है। तो ये जब अगर ये मूवमेंट के दौरान हो गया तो हम उसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? तो ये एक नुकसान है ना जाने का वहाँ पर, ठीक है? रिब्स का फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है? बोन्स का फ्रैक्चर हो सकता है, स्पेशली इन एल्डरली एंड डिबिलिटेटेड पीपल में, ठीक है? इसके बाद ऐसे थायरॉइड मॉडल जो है वो ब्रोक हो सकता है मूवमेंट में, ठीक है? पार्शियली ब्रोक हो सकता है, बॉडी टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है? सो बिकॉज़ ऑफ ऑल दीज़ रीज़न्स
हमें पता चल गया कि विज़िट टू द सीन ऑफ क्राइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो चाहिए कि जो मेडिको लीगल ऑफ़िसर है वो जाए, वो नहीं जा सकता तो ट्रेन्ड ऑफ़िसर चला जाए, ठीक है? क्यों जाए? ताकि हम लोग को नो कॉज़ ऑफ डेथ फाइंड आउट करने में ईज़ी होती है हमें। हम एक्सक्लूड कर सकते हैं कि कॉज़ ऑफ डेथ जो है वो नेचुरल थी या अननेचुरल थी, ठीक है? फिर हमने देख लिया कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये डिसएडवांटेजेस जो है आप उसके कॉज़ेज़ में भी बता सकते हैं, एडवांटेज में भी बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ें फ़ायदा हो जाएँगी। कोई एक्स्ट्रा जो मतलब आप कहेंगे कि आप इन सब चीज़ों से बच जाएँगे, ठीक है? सो आपके केस को ईज़ी बना देगा। तो डिसएडवांटेजेस फिर आप लोगों ने बता देने। फिर आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ द केस, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ द केस में अब क्या है, द मेडिकल ऑफिसर शुड अपीयर ऑल अवेलेबल डिटेल्स ऑफ द केस सो दैट अम, अच्छा, हिस्ट्री ऑफ द केस क्यों इम्पोर्टेंट है? कहते हैं कि अगर हम हिस्ट्री प्रॉपर से सही से लेंगे तो हमें आधे से ज़्यादा चीज़ें तो पता चल जाएँगी। कॉज़ ऑफ डेथ के बारे में भी आपको ऑफ़िसर जो बता देगा या जो बंदे साथ आए हुए हैं वो बता देंगे। तो वो जो आपको कॉज़ ऑफ डेथ सस्पेक्टेड कॉज़ ऑफ डेथ बताएँगे तो फिर आप उन पार्ट्स की ज़्यादा सही से एग्ज़ामिनेशन करेंगे। लेट्स से उन्होंने एस्फिक्सियल डेथ के बारे में बताया तो फिर आप नेक की एग्ज़ामिनेशन ज़्यादा अच्छे से करेंगे। अबॉर्शन के केस में आप यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब की अबॉर्शन वो ज़्यादा अच्छे से करेंगे। वरना आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग भी हो सकता है। और इट कैन मेक थिंग्स कंफ्यूजिंग एज़ वेल। हिस्ट्री आपके आधे से ज़्यादा जो केस है उसको वो क्लियर कर देती है, ठीक है? तो आप फिर उन चीज़ों में ही फ़ोकस करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एस्फिक्सियल डेथ किसी ने बता दी है, सस्पेक्टेड है तो आप जो है बस नेक एग्ज़ामिनेशन करें और बाकी छोड़ दें, आपको बाकी भी करना होगा क्योंकि आप हो सकता है देयर कैन बी अ फाउल प्ले सही है, तो आपने प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है और प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन भी करनी है। फिर कहते हैं कि आपने हिस्ट्री के लिए स्पेशल इक्विपमेंट सेक्सुअल असॉल्ट किट जो है वो यूज़ करनी है, ठीक है? इन केस ऑफ आप सेक्सुअल असॉल्ट जो है उसको सस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? फिर फिंगर नेल स्क्रैपिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने लेनी है, ठीक है? फॉर द ट्रेस एविडेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सीडेंट्स में या होमिसाइड में अक्सर आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्लू मिल जाता है, ठीक है? ठीक हो गया, अब ब्लू पार्ट्स को हम लोग स्किप करेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास एग्जामिनेशन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया ऑथराइजेशन पढ़ ली हमने, ठीक, फिर हमने पढ़ लिया ये सारे प्रिकॉशंस हैं, ठीक है? तो ये आपसे एक करके भी पूछ सकते हैं कि कौन से प्रिकॉशंस दिए जा सकते हैं। ऑथराइजेशन पढ़ लिया हमने, आइडेंटिफिकेशन पढ़ ली, फिर हमने विजिट टू द सीन ऑफ क्राइम पढ़ लिया। अब सीन ऑफ क्राइम में भी आ गए, हमने हिस्ट्री भी ले लिया। अब हिस्ट्री के बाद अगला स्टेप क्या होता है? एग्जामिनेशन होती है।